नमस्कार जय योगेश्वर। आज आज हम फिर एक साइंस के नए लेक्चर में आ चुके हैं। और इसके पहले हमने एक लेक्चर पढ़ा था कक्षा 10 का, जो कि उसमें साइंस की कुछ बेसिक चीजें बताई गई थी और उसके साथ साथ रसायन विज्ञान की परिभाषा और अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रियाओं की परिभाषा बताई गई थी। और यहाँ पे आज हम क्या समझेंगे, लेक्चर नंबर 2 समझेंगे। वही रसायन विज्ञान है, पहला अध्याय है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और यहाँ पे हम ऐसे समझेंगे कि कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको कैसे पहचानेंगे, मतलब किस प्रेक्षणों के माध्यम से, किस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसको पहचानेंगे, मतलब क्या पता चलेगा कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आओ इसके हम देखते हैं। देखो बहुत सारे ऐसे हैं, देखो जैसे हमारे पास जैसे 5 ऐसे तथ्य हैं जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे पहला है अवस्था में परिवर्तन, यानी चेंज इन स्टेट, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जैसे वो ठोस, द्रव, गैस, अगर ठोस में होगा तो द्रव में बदल सकता है या फिर गैस में बदल सकता है। तो इसमें है जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल है, अगर हम हाइड्रोजन गैस लेते हैं तो ये गैस है, और ऑक्सीजन गैस, अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से क्रिया करवाते हैं तो हमको जल मिलता है। ठीक है, और जल किस प्रकार का, किस अवस्था में है, द्रव में, यानी लिक्विड है। लिक्विड का मतलब द्रव थे, ये दोनों गैस थे तो ये लिक्विड बदल गया। तो इससे पता चलता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया हुई। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्या है कि तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन जैसे कि अगर आप चूने को, जो बिना बुझा जो चूना होता है, ठीक है, उस चूने को हम क्या करेंगे, अगर जल में डालेंगे तो अपने हाथों में चूने को लेकर जल में ऐसे ऐसे करेंगे तो उसमें क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उससे उष्मा उत्पन्न होगा, और उष्मा उत्पन्न होने के बाद वहां पे थोड़ी सी गर्मी यानी तापमान बढ़ जाएगा, तो तापमान में परिवर्तन हो सकता है। गैस का उत्सर्जन, जैसे अगर हम जिंक धातु लेते हैं, सॉलिड का मतलब ठोस होता है, जिंक को किसी अम्ल में जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं, H2SO4 में डालते हैं, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और एक गैस निकलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस पहचानने का तरीका यही है कि अगर आप जलती मोमबत्ती इस गैस के सामने लेके जाएंगे तो वो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाएगी, फट फट ध्वनि की आवाज करते हुए। ठीक है, और अगला क्या है, चौथा, रंग में परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन से भी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान होती है। इसमें क्या है कि अगर हम किसी धातु को ले लें, जैसे कि आयरन हमारे पास है, उसको कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में डालते हैं, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, अब ये नीला होता है तो इसमें जब हम आयरन को डालेंगे यानी लोहे की कील को डालेंगे तो हमको फेरस सल्फेट मिलेगा और कॉपर मिलेगा। ठीक है, और फेरस सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है, फेरस सल्फेट के जलीय विलयन का रंग कैसा होता है, हरा होता है। तो यहाँ पे नीला रंग था उस विलयन का, फिर उसके बाद कैसा हो गया, हरा हो गया। तो रंग में परिवर्तन से भी पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अवक्षेप का निर्माण हो सकता है। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप एक प्रकार का ठोस अघुलनशील पदार्थ होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है। जैसे अगर बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले ले और सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन ले ले तो इन दोनों में द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी सल्फेट बेरियम से क्रिया कर लेगा और क्लोराइड सोडियम से क्रिया करके BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होगा। पीपीटी का मतलब होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेप, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होगा। तो ये ऐसे 5 टॉपिक हैं जिससे पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो उसके बाद क्या समझ लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने कुछ चीजें समझ ली हैं। अब क्या समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। ठीक है देखो रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, जब उनको सूत्र और प्रतीक के रूप में लिखते हैं तो उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पे किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों को उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल क्या है, मेथेन का दहन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अब देखो मेथेन का हम ना सूत्र लिखेंगे, जैसे मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 होता है, और दहन करेंगे तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन करेंगे। कोई भी चीज ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकती है, यानी वहां पे हम क्या ले लेंगे, ऑक्सीजन ले लेंगे। तो ऑक्सीजन का प्रतीक जो होता है वो होता है, या सूत्र जो होता है O2 होता है। ठीक है, ऑक्सीजन अणु का। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बना लेंगे। समझ आ रहा है नहीं इतना। तो यहाँ पे हमने उसका क्या यूज किया है, प्रतीक यूज किया है या सूत्र यूज किया है, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। इस वाले पूरे को हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई दो एक या एक से अधिक पदार्थों में जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है नया पदार्थ बनता है। जैसे हम मेथेन ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया, तो ये दोनों नए पदार्थ हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में कितने घटक हो सकते हैं, मान लो कि कोई रासायनिक समीकरण है
उसमें कितने प्रकार के पदार्थ हो सकते हैं। तो ये मुख्यतः 3 कैटेगरी में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। जैसे रासायनिक अपक्रिया के घटक तो मुख्यतः 3 होते हैं, अभिकारक, अभिकारक को क्रियाकारक भी बोल सकते हैं, उत्पाद, उत्प्रेरक, ये 3 घटक होते हैं। तो इनको एक एक करके हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो अभिकारक, अभिकारक को रिएक्टेंट बोलते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लो, जैसे मेथेन और ऑक्सीजन हमारे पास था, मेथेन ऑक्सीजन का अपक्रिया हुआ, यानी इन्होंने ही भाग लिया। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे तीर के पहले यानी बाईं तरफ जितने भी चीजें होती हैं सब क्या होती हैं, एक प्रकार से अभिकारक ही होती हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि इसे हम कहा किससे, इसे रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ क्या होता है, लिखा जाता है। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि रिएक्टेंट होता है इसका इंग्लिश मतलब। उत्पाद क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ बनते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज बनता है। तो रासायनिक अपक्रिया जब हुई तो उनसे कौन सा पदार्थ बना, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं और इसे समीकरण के दाईं तरफ लिखा जाता है। देखो ये सब दाईं तरफ, ये सब उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये होता है। अब उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट। उत्प्रेरक क्या होते हैं, रासायनिक अपक्रिया के वेग या दर को बढ़ाने वाले या घटाने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं। ठीक है, जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को बढ़ा दें या फिर घटा दें तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। और इसे हमेशा हम समीकरण के ऊपर लिखते हैं या फिर नीचे भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं इसका एक। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अगर हमारे पास N2 गैस है और इसको हम क्या करें, H2 गैस के साथ अपक्रिया करवा दें। ठीक है, अगर इनकी रासायनिक अपक्रिया को तीव्र करना है या बढ़ाना है तो यहाँ पे एक होता है आयरन यहाँ उत्प्रेरक का काम करेगा। ठीक है, ताकि ये दोनों गैसों का कोई अस्तर नहीं होता, तो अस्तर प्रदान करने के लिए आयरन होता है। अगर और तेजी से बढ़ाना है तो इसको हम मोलिब्डेनम क्या कर सकते हैं, इसमें यूज कर सकते हैं। वो रासायनिक अपक्रिया को और तेजी से बढ़ा देता है, तब हमको क्या मिल जाता है, NH3 मिल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया। देखो ये दोनों रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इन्हें हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और जो रासायनिक अपक्रिया में बनते हैं जो पदार्थ, जैसे NH3 यानी अमोनिया बना, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। ठीक है, और जो रासायनिक अपक्रिया के दर को बढ़ाते हैं जैसे कि आयरन या मोलिब्डेनम, तो ये क्या करते हैं, रासायनिक अपक्रिया को तीव्र करते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, उत्प्रेरक कहेंगे। इनको तीर के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई इसमें। अगर इसमें कुछ नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको आप क्या कर लीजिए, पॉज कर लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि समझते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो अगर कोई भी रासायनिक समीकरण लिखना हो तो मान लो कि हमारे पास कोई भी रासायनिक अपक्रिया आ जाए तो उसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं जैसे विकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक, इनको उनके प्रतीक या सूत्र के रूप में हम लिखते हैं। लेकिन अगर इनको लिखने के लिए किया जाए, मतलब किस प्रकार से लिखा जाए, तो उसके नियम हम समझ लेते हैं। देखो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, तो यहाँ पे पहला क्या है कि अभिक्रिया के पदार्थों को अणुसूत्रों के रूप में लिखते हैं या लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई भी अपक्रिया हमारे पास हो उनको हम हमेशा क्या करेंगे, अणुसूत्रों के रूप में लिखेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक अपक्रिया है जिसमें हमने कहा कि जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में डालते हैं तो हमको जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये तो रासायनिक अभिक्रिया हो गई, लेकिन इसको हमको अणुसूत्र के रूप में लिखना है। ठीक है, इनके प्रतीक या सूत्रों के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं कि कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको द्विपरमाणु अणु के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनको हम एक परमाणु अणु के रूप में लिखते हैं। हम लिखेंगे तो हम उनके अणु ही, लेकिन अणु कई प्रकार के होते हैं ना। अणु देखो तत्व के अणु भी होते हैं और यौगिक के अणु भी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अणु आ सकता है। अब उसमें देखेंगे कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिन अणुओं में केवल एक ही परमाणु होता है, संख्या में एक ही होंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक से अधिक होंगे। तो जिसमें एक से अधिक होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, बहुपरमाणु कहेंगे। ठीक है, अब बहुपरमाणु कई होते हैं, जैसे द्विपरमाणु, त्रिपरमाणु, ठीक है, चतुष्ट परमाणु, अष्ट परमाणु। तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो कुछ तत्व द्विपरमाणु कण के रूप में लिखे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन। अगर रासायनिक अपक्रिया में हाइड्रोजन बन रहा है या फिर हाइड्रोजन रासायनिक अपक्रिया में भाग ले रहा है,
ठीक है, तो उसको हम हमेशा H2 के रूप में लिखेंगे, कभी भी H के रूप में नहीं लिखेंगे। तो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा बार आ सकता है, तो इसको जानना जरूरी है। क्लोरीन हो सकता है यानी Cl2, ठीक है, Cl नहीं लिख के Cl2 लिखेंगे जब हम उसको रासायनिक अभिक्रिया में लिखेंगे। नाइट्रोजन को N2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2, ब्रोमीन को Br2। ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जिनको हम द्विपरमाणु कण के रूप में लिखते हैं। जो मेन था वो मैंने बता दिया। कुछ तत्व एक परमाणु कण के रूप में भी लिखे जाते हैं। अब कुछ तत्व ही नहीं, बहुत सारे ऐसे, जैसे अगर आप धातु की बात आ जाए कि जितने भी धातु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे या फिर बनेंगे, बात समझ रहे नहीं इतना, उनको हम हमेशा किस में लिखेंगे, एक परमाणु कण के रूप में लिखेंगे। और कुछ अधातु होते हैं, जैसे कभी कार्बन हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, ठीक है, और फास्फोरस हो सकता है। ये क्या होते हैं ना, इनको हमेशा हम क्या करते हैं, इनको हमेशा एक परमाणु अणु के रूप में ही लिखते हैं। कहाँ पे, रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक समीकरण में जब लिखना होता है तब। चौथा पॉइंट क्या है हमारा कि समीकरण में अभिकारक और उत्पाद के बीच में तीर का निशान होता है। ठीक है, समीकरण में ये क्या हो गए, अभिकारक हो गए जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और ये क्या हो गए, उत्पाद हो गए जो रासायनिक अभिक्रिया में बन रहे हैं। तो इनके बीच में हमेशा तीर का निशान लगाते हैं, और तीर का मुख जो होता है वो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है। ठीक है, तो जिंक को हम कैसे लिख सकते हैं, Zn, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम क्या लिखते हैं, इनका सूत्र क्या होता है, HCl। ठीक है, इसको हम लिक्विड लिख देते हैं, इसको सॉलिड लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, एक से अधिक अभिकारक हो, अगर एक से ज्यादा अभिकारक हो तो उनके बीच में धन का चिन्ह लगाते हैं, धन का। और उत्पाद, एक से अधिक उत्पाद भी है तो उनके बीच में भी हम किसका चिन्ह लगाते हैं, धन का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, Zn पे 2 पॉजिटिव होते हैं, Cl पे 1 माइनस होता है। तो याद रखना प्लस माइनस का अट्रैक्शन होता है, तो ये प्लस होता है यानी धातु धनायन होते हैं, अधातु ऋणायन होते हैं, तो प्लस माइनस का अट्रैक्शन होगा। इन पे 2 होते हैं, इन पे 1 होता है, तो इस पे 2 धनायन होते हैं, इसका मतलब इसको 2 ऋणायन चाहिए, तो Cl 2 हो जाते हैं, तो यहाँ पे ZnCl2 बन जाता है। इसको मतलब सूत्र कैसे बनाया जाता है या फिर उसको कैसे बनाया जाता है, उसको हम क्या करेंगे, एक उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, तो ZnCl हो गया। ये क्या होता है, ये होता है जलीय विलयन। ठीक है, अवस्थाओं को कैसे दर्शाया जाता है उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या बचेगा, H2 गैस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन होते हैं। इनको हम इस प्रकार से हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। ये हमारे रासायनिक समीकरण हो गए। ये संतुलित नहीं है, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है, इसको हम आगे क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। अब आगे देख लेते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो, असंतुलित का मतलब अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड का मतलब जैसे कि एक पलड़ा ऊपर रहेगा, मतलब हल्का है तो ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, तो इसे हम असंतुलित कहते हैं। ठीक है, तो वही होता है कि जब दोनों पक्षों का मतलब तीर समझ लो बीच में है, इधर कौन सा पक्ष है, इधर बायां पक्ष, अगर मैं ऐसे हूं तो इधर बायां पक्ष हो जाएगा, इधर दायां पक्ष हो जाएगा। जब दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या अगर बराबर होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, जब रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर होती है तो उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। लेकिन जब दोनों पक्षों में प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ठीक है, इसमें हम उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक एग्जाम्पल है, और वो क्या है, अगर हम आयरन लेते हैं। ठीक है, आयरन याद रखना वो जल से क्रिया नहीं करता है, लेकिन उसी जल को गर्म करके जब भाप बनाया जाता है तो वो भाप से क्रिया कर लेता है। ठीक है, तभी उसमें जंग लगती है। तो यहाँ पे हम क्या समझते हैं, H2O हो गया। H2O को गैस के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये ठंडे जल से या गर्म जल से क्रिया नहीं करता, भाप से अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। समझ रहे हो ना, आयरन ऑक्साइड। इस आयरन ऑक्साइड में बता दें कि इसमें फेरस ऑक्साइड भी है और फेरिक ऑक्साइड भी है। ठीक है, फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड दोनों इसमें मिले हुए हैं। फेरस कब होगा, फेरिक कब होगा, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे, उसको देख लेना। अभी तो इतना समझिए कि अभी हम समीकरण लिख रहे हैं। तो ये धातु जल से क्रिया करके क्या करते हैं, यानी भाप से क्रिया करके क्या करते हैं, आयरन ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं। समझ रहा है नहीं इतना। तो ये तो है असंतुलित समीकरण। क्यों, क्योंकि देखो आयरन यहाँ पे कितना है, 1 है, आयरन की संख्या 1 है, और यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3 है। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो हाइड्रोजन ही केवल बैलेंस है, लेकिन सभी क्या है, बैलेंस नहीं है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। लेकिन जब इसी को हम संतुलित करेंगे, ठीक है, जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हम समझेंगे, इसके संतुलित करने की विधि हम आगे पढ़ाएंगे।
तो वहां पे हम समझ लेंगे। ठीक है, अभी हम इसका संतुलित रासायनिक समीकरण क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर भी हम कितने का गुणा कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। तो ये ऑक्सीजन 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया, तो यहाँ पर भी कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। आयरन यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो अब इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, इस समीकरण को संतुलित समीकरण कहेंगे। समझ रहे नहीं इतना। तो ये हमारे हैं असंतुलित समीकरण जिसमें प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर नहीं है, लेकिन ये संतुलित समीकरण है जिसमें प्रत्येक परमाणु की संख्या बराबर है। ठीक है, तो इसको क्या कर लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लिख लीजिए और आगे हम बताते हैं।